अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एसी ब्रिजेस। तो स्टार्ट में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे एसी ब्रिजेस का, और उसके बाद इसकी दो तीन टाइप्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो एसी ब्रिजेस की बहुत सारे टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप है तो हम वही डिस्कस करेंगे फ़िलहाल। सो लेट्स स्टार्ट विद एसी ब्रिजेस। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने जब लास्ट टाइम डीसी ब्रिजेस स्टडी किया था तो उसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस किया था, और उसमें जो है सिर्फ रेजिस्टेंस मौजूद थी या रजिस्टर्स मौजूद थे उसके चारों आर्म्स में। तो जो कंस्ट्रक्शन होती है एसी ब्रिजेस की वो भी सिमिलर ही होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। बस फ़र्क ये होता है कि इसमें जो आप सप्लाई इस्तेमाल करते हो वो एसी सप्लाई होती है, और इसके जो आर्म्स होते हैं उसको हम इम्पिडेंस में मेजर करते हैं, बिकॉज़ उसकी जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों शामिल हो सकते हैं उसके यानी कि आर्म्स में। तो आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और इनका जो फेज़ एंगल होता है, ठीक है, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। यानी कि एक का पॉजिटिव होता है, इंडक्टर का पॉजिटिव होता है, और जो कैपेसिटर्स होते हैं वहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, एक का +90 डिग्री होता है और एक का -90 डिग्री होता है। सो ये थोड़ा सा मेन डिफरेंसेस होती हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम एक्चुअली करते ये थे कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज था हम उसमें ब्रिज को बैलेंस किया करते थे, और बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी ब्रिज को बैलेंस ही करते हैं। यानी कि हम इम्पिडेंस जो अपोजिट आर्म्स के इम्पिडेंसेस होते हैं हम उसको बैलेंस करते हैं। तो उससे जो हमारे पास जो अपोजिट नोड्स होते हैं जिनके बीच में इंडिकेटर लगा हुआ होता है, लाइक गैल्वानोमीटर और कोई भी तो दूसरा डिटेक्टर, तो उसका जो वोल्टेज है हम ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, तो जो मेन पर्पस होता है एसी ब्रिजेस का वो ये होता है कि हम इससे अ, जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होती है हम उसमें जो चेंजेस आती हैं हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर हम इसको अननोन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पर्पसेस हैं कि अगर तो वेरिएशन आ रही है तो उस वेरिएशन को आप डिटेक्ट करो, यानी कि इस ब्रिज को आप एज अ सेंसर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई अननोन कैपेसिटर मौजूद है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, या फिर कोई अननोन वैल्यू का इंडक्टर मौजूद है और आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो फिर आप इन ब्रिजेस को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो ब्रिज आप इस्तेमाल करोगे डेफिनेटली दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द अननोन कंपोनेंट। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, उसका क्यू फैक्टर क्या होगा, तो या क्या हो सकता है, क्योंकि अंदाजे होते हैं तो अंदाज़ों की बुनियाद पर फिर हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एसी ब्रिज जो होगा वो प्रॉपर होगा उस अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो। तो जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास बैलेंस कंडीशन हुआ करती थी, वैसे ही जो एसी ब्रिजेस हैं इनमें भी हमारे पास बैलेंस कंडीशन होती है, बिल्कुल सिमिलर। बस फ़र्क क्या होता है कि वहाँ पर जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनती थी वो इन द फॉर्म ऑफ R1 R2 R3 और R4 होती थी, लेकिन यहाँ पर हम उसको Z1 Z4 Z2 और Z3 की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारे पास एक एसी ब्रिज मौजूद है। इसमें 4 आर्म्स हैं जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें Z1 है हमारे पास, Z2 है, Z3 है, और ये Z4 है। These are the 4 arms of this AC bridge। हमने टर्मिनल्स B और D को
सप्लाई प्रोवाइड करी हुई है, इसको अटैच किया हुआ है विद वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। और टर्मिनल ए और सी के दरमियान में हमने क्या लगाया हुआ है, एक डिटेक्टर लगाया हुआ है। ठीक है, ये डिटेक्टर जो होगा ये वोल्टेज एक्चुअली मेजर कर रहा होगा या फिर डिटेक्ट कर रहा होगा चेंज इन वोल्टेज। इट कैन बी यूज फॉर बोथ पर्पसेस। अगर बैलेंस्ड होगा तो डिटेक्टर पे हमारे पास ज़ीरो वोल्टेजेस आ रहे होंगे, और अगर बैलेंस नहीं होगा तो इसमें या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू ये शो कर रहा होगा। बाकी जो Z1, Z2, Z3 और Z4 है, ये आप लोगों को पता ही है कि Z जो है हम इम्पिडेंस के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इन चारों इम्पिडेंसेस में हमारे पास रेजिस्टेंस भी हो सकती है इंडिपेंडेंटली, या फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कम्बिनेशन भी हो सकता है, मींस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ आई मीन रिएक्टिव कैपेसिटेंट। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इसमें हमारे पास रजिस्टर और क्या कहते हैं इंडक्टर का कम्बिनेशन हो, या फिर तीनों इसमें एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं किसी भी आर्म में, या कैपेसिटर और इंडक्टर भी हो सकते हैं साथ में। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो यूज़ है या जो पर्पस है एसी ब्रिज का इस्तेमाल करने का वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो कहने का मकसद है वो ये है कि इसके चारों आर्म्स में Z मौजूद है, मींस इम्पिडेंस मौजूद है। और आपको पता है कि जो इम्पिडेंस होती है वो टोटल आई मीन ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होती है या रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस किसी भी सर्किट की वो कहलाती है। तो यहाँ पे Z1 जो होगा बेसिकली आर्म 1 जो है हमारे पास, ठीक है, इसकी टोटल इम्पिडेंस है। इसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर अगर इस आर्म में लगे होंगे तो आप उनकी रिएक्टेंसेस प्लस रेजिस्टेंस आप इनको ऐड अप करके जो भी हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, दैट इज Z1। इसी तरह हमारे पास Z2 भी होगा, Z3 भी होगा और फिर Z4 भी होगा, राइट। और जो बैलेंस कंडीशन थी वो क्या होती थी कि जो ऑपोजिट आर्म्स होते हैं ब्रिज के, ठीक है, उन दोनों का मल्टीपल बराबर होना चाहिए दूसरे ऑपोजिट आर्म के। तो इस केस में हमारे पास जो ऑपोजिट आर्म बनता है वो डिटेक्टर के क्रॉस में अगर हम देखते हैं कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। Z1 और Z4 का मल्टीपल दैट शुड बी इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ Z3 एंड Z2। तो यही इक्वेशन जो है यहाँ पर बैलेंस कंडीशन की मेंशन की गई है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी इसका मतलब हमारा जो ब्रिज है, इसी ब्रिज है वो भी बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि जो वोल्टेज A बराबर किसके हो जाएगा, वोल्टेज C के, इफ द ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, जस्ट लाइक वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस टॉपिक। ओके, तो जो पहला और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसी ब्रिज है वो है कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज। ये जो कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज होता है, it is used to measure an unknown capacitance by comparing it with a known capacitance। ठीक है, हम इसमें कंपैरिजन किस चीज़ की करते हैं, कैपेसिटेंस की करते हैं, और किस पर्पस के लिए करते हैं, अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं हमारे पास कि इसका एक आर्म है, आर्म X, जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, CX और RX आपस में सीरीज में अटैच्ड हैं, ठीक है। हमें इस CX की वैल्यू नहीं पता और ना ही हमें RX की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अगर हम इस कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करना चाहें और इस RX की वैल्यू फाइंड करना चाहें, देन वी विल हैव टू यूज़ द कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज। और वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको एक ब्रिज में इंट्रोड्यूस करें या अटैच करें। तो हमने क्या किया, इस अननोन कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को अटैच किया है एक ब्रिज के एक आर्म में, सही। और जो दूसरा आर्म है वहाँ पर हमने एक और कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाया जो कि बेसिकली वेरिएबल है, यानी कि इनकी वैल्यू आप वेरी कर सकते हो। साथ में हमारे पास एक R1 लगा हुआ है रेजिस्टर, विच इज़ अगेन अ वेरिएबल रेजिस्टेंस।
and then we have kept R2 as fixed resistance value. अच्छा, तो अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो हमें मालूम क्या करना है, सी एक्स और आर एक्स। ठीक है, ये आर एक्स बेसिकली ये इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस है किसकी, कैपेसिटर की ही। जो अननोन कैपेसिटर है उसके साथ जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगी होगी, चाहे वो कैपेसिटर की अपनी रेजिस्टेंस हो। डेफिनेटली एक कैपेसिटर जो होता है वो आइडियल नहीं होता, प्रैक्टिकल कैपेसिटर, उसकी सिर्फ रिएक्टेंस नहीं होती, उसके साथ उसकी एसोसिएटेड कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है, जो कि मुमकिन है उसके साथ जो टर्मिनल वायर्स हों उनकी रेजिस्टेंस शामिल हो। ठीक है, जो लेग्स होती हैं कैपेसिटर की और जो उसमें प्लेट्स लगी हुई हों उनकी रेजिस्टेंस शामिल हो, तो डेफिनेटली दैट आई मीन दैट क्वांटिटी इज़ अ रेजिस्टेंस क्वांटिटी, बिकॉज उसकी डिपेंडेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं होती। जब भी करंट फ्लो होगा तो it will give or it will offer some resistance, some particular quantity of resistance। तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पर आर एक्स से मेंशन किया है। ठीक है, इसी तरह जो सी एक्स है, तो ये सी एक्स तो डेफिनेटली इट्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विच वी हैव टू फाइंड एक्चुअली हियर, राइट। तो हमें इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं पता और हम फाइंड करना चाहते हैं कि जो भी कैपेसिटर हमारे पास मौजूद है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसकी वैल्यू क्या है, और उसकी जो क्या कहते हैं, जो अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू है या ई एस आर है, जिसको हम इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। सही, तो इसके लिए हमने सेटअप क्रिएट किया जिसको हम कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज कहते हैं। ये जो वेरिएबल कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, हम इन्हीं को वेरी करेंगे, यानी कि ट्यून करेंगे, और ट्यून करने के बाद इस ब्रिज को हम बैलेंस कंडीशन में लेके आएंगे। तो डेफिनेटली वी आर कंपेयरिंग वन कैपेसिटेंस वैल्यू विद अदर कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस वैल्यूज। ठीक है, यानी कि हम सी एक्स को फाइंड कर रहे हैं किसकी मदद से, किसी दूसरे कैपेसिटर की मदद से, जो कि यहाँ पर बेसिकली C3 है। इसके साथ एक और वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि R3 है और R1 है। तो हम इनकी वैल्यूज़ को वेरी करेंगे और अपने ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लेके आएंगे। जब वो बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, फिर हम अननोन वैल्यू ऑफ आर एक्स और सी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज बैलेंस कंडीशन में हमें बैलेंस्ड इक्वेशन पता है। ठीक है, और डेफिनेटली जब हमने इसको ट्यून किया होगा जिससे ये बैलेंस कंडीशन हमें अचीव हुई होगी, तो उस वक्त हमें C3 की वैल्यू भी पता होगी, उस वक्त हमें R3 की वैल्यू भी पता होगी, उस वक्त हमें R1 की वैल्यू भी पता होगी और R2 की वैल्यू भी पता होगी। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम CX और RX की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इट्स आई मीन प्रिटी सिंपल। ओके, तो अब जो आप यहाँ पर एक्सप्रेशंस देख रहे हैं वो बेसिकली इसके जो आर्म्स हैं, फोर आर्म्स, उनकी इम्पिडेंस की एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो जो Z1 है दैट इज़ एक्चुअली R1, और आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि Z1 जो है पहला आर्म, उसमें सिर्फ एक ही रजिस्टर मौजूद है, तो इसका मतलब इसकी इम्पिडेंस क्या होगी, R1 ही होगी सिर्फ। इसी तरह जो Z2 है, ठीक है, उसमें R2 लगा हुआ है, तो Z2 इज इक्वल्स टू R2 हो गया। अब आ जाएं आप थर्ड आर्म की तरफ, जो कि बेसिकली C3 और R3 का सीरीज कम्बिनेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर जो Z3 है इट इज़ अ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ R3 एंड रिएक्टेंस ऑफ C3। ठीक है, आपको याद होगा XC इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, 1/j⍵C होता है। तो उसी को हमने यहाँ पर फार्मूला की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया और उसको सीरीज में ऐड कर दिया है विद द रेजिस्टेंस R3 वैल्यू, तो हमें Z3 मिल जाएगा। देन जो अननोन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे पास फोर्थ आर्म में या फिर X आर्म में लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, दिस इज़ नॉट RX, दिस इज़ एक्चुअली ZX। ठीक है, I will correct it when I will send this slide to you. Okay, I will send it before, I mean after correcting it. Okay, anyways, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये ZX हो गया। Okay, तो ZX is equals to series combination of RX
प्लस reactance of this unknown capacitor which is 1 upon j omega cx। ओके, तो ये हमारे पास चारों कंपोनेंट्स या चारों आर्म की जो इम्पीडेंसेस थी उनकी एक्सप्रेशंस थी। अब आ जाएं बैलेंस कंडीशन पे। वी ऑलरेडी नो द बैलेंस कंडीशन विच इज z1 zx इज इक्वल्स टू z2 z3। ठीक है, तो z1 zx मीन्स दिस r1, ओके, आई मीन दिस इज z1, दिस इज zx, इन दोनों का मल्टीपल बराबर किसके होगा, z2 और z3 के मल्टीपल के। तो वही एक्सप्रेशन यहाँ पर दोबारा रिपीट की गई है। ओके, अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, हम इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमने ऊपर लिखी हुई हैं। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये r1 मल्टीप्लाई बाय आर एक्स प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी एक्स आ जाएगा। इसी तरह r2 इंटू r3 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा c3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं इसके रियल और इमेजिनरी टर्म्स को। ओके, डेफिनेटली वी विल गेट टू टर्म्स हेयर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो तरह की टर्म्स होंगी, r1 rx ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस r1 अपॉन जे ओमेगा सी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू r2 r3 प्लस r2 अपॉन जे ओमेगा c3 हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन इक्वेट the imaginary terms on both sides of the equality sign and the real terms। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होती हैं, उनकी इक्वलिटी के लिए क्या लाजमी है कि जो रियल पार्ट हो वो रियल पार्ट के बराबर हो और जो इमेजिनरी पार्ट हो वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, तो एक्सप्रेशन इक्वल होंगी। सही, तो इसीलिए जब हम इक्वेट करते हैं रियल और इमेजिनरी टर्म्स को तो हम क्या हासिल करते हैं, वी गेट Rx is equals to R2 into R3 upon R1। ठीक है, इसी तरह Cx is equals to C3 into R1 upon R2। सही, तो अगर हमें Rx मालूम करना है तो हम R2, R3 और R1 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें Rx मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम Cx मालूम करना चाहते हैं तो हमें C3 की वैल्यू पता होना चाहिए, R1 की वैल्यू पता होना चाहिए और R2 की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज़ पता होंगी तो हम डेफिनेटली वी कैन फाइंड द अननोन वैल्यूज़। ओके, नाउ द लास्ट एक्सप्रेशन इज़ a very important expression in this slide। क्या लिखा है जनाब, as R3 does not appear in the expression for Cx। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है Cx की, इसमें हमारे पास R3 मौजूद नहीं है। ठीक है, as a variable element it is an obvious choice to eliminate any interaction between the two balance controls। मतलब क्या हुआ इसका, देखें, अगर हमें Rx मालूम करना है, ठीक है, पहले हम कंसिडर करते हैं किसको, Rx को हम करते हैं कंसिडर। तो अगर हमें Rx मालूम करना है तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इसमें अगर आप गौर करें तो R2 जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है, R2 इज़ फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन R1 और R3 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वेरिएबल वैल्यूज़ हैं। यानी कि जब हम ट्यून करेंगे तो हम ट्यून करते वक्त इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को ट्यून करेंगे या वेरी करेंगे। सही, फ़र्ज़ करें कि हम R1 को वेरी करते हैं। जब हम R1 को वेरी करेंगे किस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, Rx को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो होगा क्या, साथ में R1 Cx में भी मौजूद है, ये भी चेंज होगा। यानी कि इसकी वेरिएशन का इफ़ेक्ट कहाँ मौजूद होगा, Cx में भी मौजूद होगा। तो इसीलिए हमारे लिए बेहतर क्या है कि अगर हम Rx की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं
तो हम ट्यूनिंग किसकी करें ज़्यादा? R3 की ट्यूनिंग करें, यानी कि हम डिपेंड ज़्यादा किस पे करें? R3 को वेरी करके इसको बैलेंस करें, बिकॉज जब हम यहाँ पे R3 को वेरी करेंगे तो इसका कोई भी इफेक्ट CX पे नहीं होगा. सो इट्स better to balance this bridge to find the value of Rx by varying the value of R3 instead of varying R1. तो अब प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर बेसिकली ये होगा कि हम पहले CX को बैलेंस करें. ठीक है, हम CX की वैल्यू जो है वो ट्यून करें. कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली वी विल वेरी द वैल्यू ऑफ R1. हम R1 की वैल्यू जो है वो वेरी करेंगे. हम ये जो रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे. ठीक है, और फिर हम इसको कोशिश करेंगे इसको हम बैलेंस करें. अच्छा, साथ में अगर आप गौर करें, ये जो C3 है, ये सर्किट में हमारे पास इट इज़ एन अनदर वेरिएबल कैपेसिटर. जब आप बुक्स देखोगे इसकी अगर कभी, तो आपको कहीं पर ये जो C3 है ये एज अ वेरिएबल कैपेसिटर मिलेगा और कहीं पर ये एज अ फिक्स कैपेसिटर मिलेगा. मैंने इसको यहाँ पे वेरिएबल रखा है बिकॉज ये वेरिएबल हो सकता है, और वेरिएबल को आप फिक्स भी कर सकते हो, आप चेंज ना करो. वजह क्या है कि हम इस C3 को हम फिक्स रखते हैं क्योंकि जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है वो महंगा होता है. अगर ये बड़ी वैल्यू का होगा तो डेफिनेटली इट विल आई मीन कॉस्ट वेरी हाई. अच्छा, फिर एक और बात क्या होती है कि इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती अगर आप वेरिएबल कैपेसिटर लोगे, ऑल्दो के इट्स फार बेटर देन द वेरिएबल इंडक्टर, बट स्टिल बेहतर क्या होता है? सबसे बेहतर कि आप एक फ़िक्स्ड कैपेसिटर इस्तेमाल करो, यानी कि जो मोर और लेस करीब तरीन हो किसके? CX के, क्योंकि देख के अंदाज़ा हो सकता है थोड़ा बहुत कि जो CX है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है. तो उसी के आसपास की वैल्यू हम चूज़ करते हैं C3 की फॉर्म में, जो कि फ़िक्स्ड होती है, और फिर जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है उसको हम फाइंड किसके थ्रू कर लेते हैं? R3 के थ्रू कर लेते हैं, या फिर R1 के थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम C3 को यूजुअली वेरिएबल कैपेसिटर एज्यूम नहीं करते. हम इसको यहाँ पर एज अ फिक्स कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, बट वी कैन आई मीन वेरी इट. अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा लें तो हमारे लिए इसको ट्यून करना या बैलेंस करना कंपैरेटिवली बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मनी. ठीक है जी. तो अगर हम C3 को एज अ वेरिएबल कैपेसिटर रूल आउट कर दें, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा इस्तेमाल ना करें एज अ वेरिएबल कैपेसिटर या फिर फॉर ट्यूनिंग पर्पस, तो हमें पहले क्या करना होगा? वी विल हैव टू वेरी R1. ठीक है, हम R1 को वेरी करेंगे और कोशिश करेंगे हमारा जो ब्रिज है वो थोड़ा बहुत बैलेंसिंग पॉइंट के करीब आ जाए या फिर अपने नल पॉइंट के करीब आ जाए. अगर ये नहीं आता तो फिर हम उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर हम R3 को वेरी करेंगे, क्योंकि देखें जब हम R1 को वेरी करेंगे तो साइमल्टेनियसली RX और CX दोनों पे इफेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि ये टर्म दोनों में शामिल है. सही, लेकिन डेफिनेटली इसको ट्यून करने से क्या होगा? ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन की तरफ आएगा. सही, मुमकिन है अगर बिल्कुल नहीं आ पाए, यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाए, देन वी कैन मैनेज और वी कैन कंपेंसेट दैट डिफरेंस बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ R3 इन द एंड. इस R3 को वेरी करेंगे तो उससे सिर्फ RX की वैल्यू जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, उससे CX की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो हमें CX की वैल्यू भी मिल जाएगी. सही, और इस तरह से हमें RX की वैल्यू भी मिल जाएगी जब ये ब्रिज पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा. सो फॉर बैलेंसिंग पर्पस हम जो रियल पार्ट है उसको सेपरेटली बैलेंस कर रहे हैं और जो कैपेसिटिव पार्ट है उसको हम सेपरेटली बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है जी. तो ये बेसिकली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज का. इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कैसे इसको यूज़ करते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पर जो लास्ट स्टेटमेंट है वो मेंशन है कि R3 डज नॉट अपेयर इन द एक्सप्रेशन फॉर CX. R3 जो यहाँ पे मौजूद नहीं है CX में. सही, एज अ वेरिएबल एलिमेंट इट इज़ एन ऑब्वियस चॉइस टू एलिमिनेट एनी इंटरेक्शन बिटवीन द टू बैलेंस कंट्रोल्स. ठीक है, हमारे पास दो बैलेंस कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, R1 भी है और R3 भी है. तो डेफिनेटली वी विल चूज़ R3 फॉर बैलेंसिंग, क्योंकि ये एलिमिनेट कर देगा इंटरेक्शन को. ठीक है, जो इंटरेक्शन है ना इन दोनों का आपस में, RX और CX का. ठीक है, या फिर R1 और R3 का जो आपस में इंटरेक्शन है ये उसको बिल्कुल सेपरेट कर देगा, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, इसका इफेक्ट जो होगा वो RX और CX पर सेपरेटली
होगा। ठीक है, सो आवर ऑब्वियस चॉइस टू बैलेंस द ब्रिज इज R3, फर्स्ट चॉइस। ओके ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सो ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज। जिस तरह से हमारे पास जो कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज था, बिल्कुल वैसा ही हमारे पास इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज पे होता है। तो इसमें हम जो अननोन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस या इंडक्टर और उसकी साथ में जो एसोसिएटेड रेजिस्टेंस होती है उसकी हम वो फाइंड करते हैं। ठीक है, बाय कंपेयरिंग इट विद अदर नोन वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। इसको वेरी करेंगे तो ही हमारे पास अगेन ये वाला ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में आएगा और हम कैलकुलेट कर सकेंगे किसको, अननोन वैल्यू ऑफ इंडक्टर और रजिस्टर की। अच्छा जी, अब ये आर एक्स क्या चीज़ है और एल एक्स क्या चीज़ है। एल एक्स तो डेफिनेटली क्या है, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है किसी भी इंडक्टर की। लेकिन आपको पता है कि जो इंडक्टर्स होते हैं उसको हम उसकी जो इम्पिडेंस होती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो प्योरली या आइडियली इंडक्टर नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी शामिल होती है। बिकॉज जो मटेरियल हम उसमें इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली उस मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। तो वो रेजिस्टेंस जो है उसको हम क्या करते हैं, आर एक्स की फॉर्म में यहाँ पर उसके साथ सीरीज़ में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आर एक्स बेसिकली क्या है, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस है, रियल रेजिस्टेंस, जो कि इंडक्टर के अंदर मौजूद होगी। चाहे हम एसी इस्तेमाल करें चाहे डीसी इस्तेमाल करें, ये वैल्यू साथ में हमेशा रहेगी। बाकी जो इसकी रिएक्टेंस होगी यानी कि एक्स एल, वो डेफिनेटली वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाइड सोर्स या सिग्नल। ठीक है, तो थ्योरी जो है इसकी भी बिल्कुल मोर लेस बिल्कुल सेम है। फ़र्क क्या है, बस यहाँ पर हमने इंडक्टर इस्तेमाल किया है दोनों ऑपोजिट एंड्स पे। So it is used to measure an unknown inductance by comparing it with a known inductance. Okay, here Z1 is equals to R1, Z2 is equals to R2 and Z3 is equals to R3 plus j omega L3. ठीक है, this is X L3। ठीक है, और जो ZX है वो बराबर किसके है, R1। ठीक, यहाँ पे अगेन एक और मिस्टेक है, इधर बीच में क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था। सही है, आई विल करेक्ट इट बिफोर सेंडिंग अगेन। यहाँ पे मिस्टेक है तो मैं इसको पहले ठीक कर लूँगा फिर आप लोगों को भेजूँगा। ओके, तो ZX इज इक्वल्स टू R1, इनफैक्ट ये भी गलत है, ZX इज इक्वल्स टू, ओ माय गॉड, ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये डायरेक्टली क्या होगा, हाँ जी, RX प्लस j ओमेगा LX होगा। सही है, ZX विल बी इक्वल्स टू, ये RX है प्लस j ओमेगा LX। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है इधर। ओके, जस्ट इग्नोर इट, राइट। क्योंकि देखें आर एक्स और एल एक्स सीरीज़ में लगे हुए हैं तो हमारे पास आर एक्स प्लस जे ओमेगा एल एक्स इधर आएगा, जो कि बेसिकली क्या होगा, ये एक्स एल एक्स होगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी अननोन इंडक्टर की वैल्यू की। ओके, अच्छा जी, एट बैलेंस पॉइंट Z1 ZX इज इक्वल्स टू Z2 Z3। अगर बैलेंस कंडीशन होगी तो Z1 ZX, Z1 ZX का मतलब क्या होगा, यही जो हमने पहले देखा था कि जो ऑपोजिट आर्म्स हैं उनकी जो इम्पिडेंसेस हैं उन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा दूसरी अपोजिट आर्म के इम्पिडेंसेस के मल्टीपल के। ठीक है, तो इधर हमारे पास Z1 है, इधर Z2 है, इधर Z3 है और इस तरफ हमारे पास ZX है। ओके, तो Z1 इंटू ZX इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन 1 टू गेट, अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और हमें हासिल क्या होगा, जैसे हमने पहले हासिल किया था R1 इंटू आर एक्स प्लस जे ओमेगा एल एक्स। ये गलती से जो है ये वाली एक्सप्रेशन मैंने जो यहाँ पे पुट कर दी है, एनीवेज तो ये नहीं है इधर। और R2 इंटू आर एस प्लस जे ओमेगा एल एस।
ठीक है, यहाँ पर भी मिस्टेक दिख रही है, दिस इज नॉट एस, दिस इज 3, इट हैज़ टू बी 3। ठीक, ओके। नाउ इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसको आपस में इक्वेट करते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था। सही। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक रियल पार्ट आ जाएगा, आर वन आर एक्स प्लस आर वन जे ओमेगा एल एक्स इज इक्वल टू आर टू आर थ्री प्लस आर टू जे ओमेगा एल थ्री। तो हम इक्वेट कर लेते हैं किसको, आर वन आर एक्स इज इक्वल टू आर टू आर थ्री को। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर टू आर थ्री अपॉन आर वन। इसी तरह हम इक्वेट कर सकते हैं जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि इन दोनों को, और हम क्या निकाल सकते हैं, जो अननोन वैल्यू ऑफ एल एक्स है ये फाइंड कर सकते हैं। तो खैर ये कर सकते हो आप लोग। तो हमें क्या मिलेगा, एल एक्स इज इक्वल्स टू एल थ्री इंटू आर टू अपॉन आर वन मिल जाएगा, और ये आर एक्स इज इक्वल्स टू आर टू अपॉन आर थ्री मिलेगा। ठीक है जी। तो इधर भी वही टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो कंट्रोलिंग वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, जो है जो कंट्रोलर्स हैं इधर, ठीक है, या जो ट्यूनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आर थ्री है और आर टू है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास आर थ्री और आर टू जो है वो कंट्रोलिंग एलिमेंट है। तो आर टू जो है वो हमारे पास एल एक्स में भी आ रहा है। तो एक्चुअली जो हम बैलेंस करेंगे वो बाय यूजिंग आर थ्री करेंगे इंस्टेड ऑफ वेरिंग आर टू, यानी कि हम मेजर डिपेंडेंसी किस पे होगी, हमारी आर थ्री पे होगी। और जस्ट लाइक इन आवर प्रीवियस आई मीन सेक्शन, जो कि कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज था, वहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू थी, जो नॉन कैपेसिटर था वो हमने वेरिएबल रखा हुआ था, वैसे ही यहाँ पर हम इंडक्टर को भी वेरिएबल रख सकते हैं इफ़ यू वांट टू इजीली बैलेंस आवर ब्रिज। लेकिन इंडक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस वैल्यू का ये होता है, आई मीन जो मेंशन होता है, जो नॉमिनल वैल्यू होती है, उस वैल्यू की आपको एग्जैक्ट इंडक्टेंस मिलती नहीं है। और जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो भी प्रिसाइसली कंट्रोल्ड होगी, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वो वाली वैल्यू मिलेगी विथ फ्रिक्वेंसी। तो और फिर महंगा भी बहुत होगा वेरिएबल इंडक्टर। ठीक है, तो इसीलिए हम जो इंडक्टर है इसको आमतौर पे फिक्स्ड वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें अंदाज़ा होता है कि बराबर किसके होगा, आर एक्स के आसपास की वैल्यू होगी, यानी कि नियर वैल्यूज। हम सेवरल ट्रायल करते हैं जिससे हमें आपका ब्रिज है वो थोड़ा सा बैलेंस कंडीशन में लग रहा होता है, जो कि हम बाय वेरिंग आर थ्री एंड आर टू अगर हम इजीली अचीवेबल होता है, आसानी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। बहरहाल अगर आपके पास वेरिएबल इंडक्टर है तो फिर आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। बट स्टिल जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप एल थ्री को फिक्स इस्तेमाल करें, क्योंकि फिक्स्ड इंडक्टर कंपैरेटिवली बेहतर होता है वेरिएबल इंडक्टर के। ठीक है, okay, so if we know the value of R2 R3 and R1, we can easily find the value of Rx, and if we know the value of L3 R2 and R1, we can easily find the value of Lx. But ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, आफ्टर बैलेंसिंग द ब्रिज। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ही आप कंपेयर कर सकते हो, विदाउट बैलेंसिंग यू कैन नॉट कैलकुलेट। ओके जी, एक एग्जाम्पल है, an unknown inductance comparison bridge is used to measure inductive impedance at a frequency of 5 kilohertz. एक अननोन एक इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज है, उसको इस आई मीन मेजर उसको यूज़ करना है टू मेजर इंडक्टिव इम्पीडेंस एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, एक अननोन इम्पीडेंस है, इंडक्टिव इम्पीडेंस, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। द ब्रिज कॉन्स्टेंट्स एट बैलेंस आर, जब बैलेंस कंडीशन होगी तो ब्रिज के कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, एल थ्री इक्वल्स टू 10 मिली हेनरी, आर वन इक्वल्स टू 10 किलो ओम, आर टू इज इक्वल्स टू 40 किलो ओम, एंड आर थ्री इज इक्वल्स टू 100 किलो ओम। अब देखें, इसमें हमें आर थ्री की वैल्यू पता है, आर टू की वैल्यू पता है, आर वन की वैल्यू पता है। वी कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड एल एक्स, बट फॉर एल एक्स, ठीक है, आराम से हम इसको आई मीन फाइंड कर सकते हैं।
और यहाँ पे हमें कोई इशू फ्रीक्वेंसी का भी नहीं है, बिकॉज बोथ दीज वैल्यूज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आपने फ्रीक्वेंसी यूज़ ही नहीं करनी, आपने R2 की वैल्यू पुट कर दी है, R3 की वैल्यू पुट करनी है, R1 की वैल्यू पुट करनी है, वो आपको यहाँ पे गिवन है, आपको Rx मिल जाएगा। Similarly, to find the value of Lx, you will have to put the values of R2, R1 and L3, और L3 हमें in the form of 10 मिली हेनरी गिवन है। सही। जब ये आ जाएगा हमारे पास 400 किलो ओम और 40 मिली हेनरी, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सीरीज़ की फॉर्म में दिखाना है, बिकॉज वी हैड टू फाइंड द इंडक्टिव इम्पीडेंस, हमें इम्पीडेंस दिखाना था। तो इम्पीडेंस में जो इंडक्टर की वैल्यू होगी वो भी शामिल होगा, और जो रजिस्टर है वो भी शामिल होगा। आप चाहो तो इसको XL भी कैलकुलेट कर सकते हो इसका, बिकॉज XL इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा L। ठीक, तो ये रेडियंस में होगा, इसको हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, आई मीन हर्ट्ज़ में, तो फिर ये 2 पाई FL हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है हर्ट्ज़ में, और यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर दें, इससे हम क्या मिल जाएगा, हमें XL मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर XL की फॉर्म में लिख सकते हो एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। पर स्टिल अगर हमें सिर्फ इंडक्टेंस की वैल्यू लिखनी है तो वो 40 मिली हेनरी ही काफ़ी, यानी कि ये वो अननोन इंडक्टेंस था जो कि हमें इंडक्टर था, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, और साथ में जो उसकी रेजिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है। ठीक है, 400 किलो। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था ये, तो कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर। सही। अच्छा जी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर, और इसका जो सिंबल हम यूज़ करते हैं इसको सिंबलाइज करने के लिए वो क्यू होता है। Okay, the definition of Q factor for a capacitor is the Q factor or the quality factor. ठीक है, Q factor को हम quality factor भी कहते हैं of a capacitor at the operating frequency omega is defined as the ratio of the reactance of the capacitor to its series resistance. ठीक है, यानी कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है कैपेसिटर का वो बेसिकली रेशियो होता है इन दो चीज़ों का, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स सीरीज रेजिस्टेंस। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू XC अपॉन R। ठीक, और आपको पता है कि जो XC होता है हमारे पास वो क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। So this way it will become the ratio of both quantities, that is the reactance of the capacitor and the equivalent series resistance for the capacitor। ठीक है, यानी कि XC अपॉन R। अच्छा जी, इसमें C जो है हमारे पास इस एक्सप्रेशन में वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, और R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस है किसी भी कैपेसिटर की अपनी। और चूंकि आपको पता है कि जो XC होता है हमारे पास, इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है, और R की यूनिट भी ओम होती है, तो इसका मतलब जो Q होता है ये डायमेंशन लेस होता है। सही है, इसकी कोई डायमेंशन या कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती। Q इज़ आल्सो द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ कैपेसिटर। Q जो है वो आमतौर पे कैपेसिटर की एफिशिएंसी के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। ठीक, an ideal capacitor would have an infinite value of Q, meaning that no energy is lost at all in the process of storing energy। अगर कोई आइडियल कैपेसिटर होगा तो उसकी क्या कहते हैं, जो जो आई मीन उसका जो Q होगा, Q फैक्टर होगा, दैट शुड बी ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, इनफाइनाइटली हाई होनी चाहिए। इनफाइनाइटली हाई होने से मुराद क्या है कि जितनी भी एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाएगी, मीन्स जो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हो, तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से स्टोर करेगा, उसमें कुछ भी एनर्जी जो होगी वो ज़ाया नहीं होगी। कैसे, आपको पता है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है यहाँ पर लिखी हुई क्वालिटी फैक्टर की, वो क्या है, Q इज़ इक्वल्स टू XC अपॉन R है। दिस XC इज़
फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जो कि प्रॉपर्टी किसकी होती है, एक कैपेसिटर की होती है, कि जब फ्रीक्वेंसी वेरी होगी तो ये रिएक्टेंस शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नहीं करना चाहिए इसको शो रिएक्टेंस। लेकिन क्या किसी भी कैपेसिटर में आर डिज़ायर्ड होता है, यानी कि उसमें जो रेजिस्टेंस होगी मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस, क्या वो डिज़ायर होगी? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह क्या है कि हम जितनी भी एनर्जी एक कैपेसिटर को प्रोवाइड करेंगे वो तमाम की तमाम उसमें स्टोर होनी चाहिए, वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ज़ाया होने से मुराद क्या है कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है, और डिसिपेट कब होती है, जब रेजिस्टेंस शामिल होती है। अगर एक कैपेसिटर बना हुआ है किसी भी मेटल का, तो उस मेटल की अपनी एक रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर कोई ऐसा मेटल हो जो कि आइडियल हो, जिसकी कोई रेजिस्टेंस ना हो, मीन्स रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, ठीक है, ज़ाया नहीं होगी। जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो उसमें स्टोर होगी, और स्टोरेज डेफिनेटली उसकी लिमिट के हिसाब से होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि कैपेसिटेंस उसकी कितनी है, ठीक है। हाँ, जब हम फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इट विल हैव टू शो दिस एक्सी, बट नॉट आर। आर हमें किसी भी सूरत इसमें नहीं चाहिए होगा, बिकॉज दिस आर विल विल क्रिएट सम लॉस इन द एनर्जी, ठीक है, जो भी हम उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अगर हमारे पास ये आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी कि कोई भी जो एनर्जी है जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिसिपेट नहीं हो रही है, वो तमाम की तमाम स्टोर हो रही है, इसका मतलब जो हमारा कैपेसिटर है उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। और अगर ज़ीरो होगा तो डेफिनेटली क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। दिस क्यू विल बिकम इनफाइनाइट, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब कुछ भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ज़ाया नहीं हो रही, बिकॉज दिस कैपेसिटर विल पजेस ज़ीरो ओम रेजिस्टेंस, नॉट रिएक्टेंस। रिएक्टेंस की बात नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यानी कि जो उसकी मटेरियल की रेजिस्टेंस है जिससे उस कैपेसिटर को मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस ज़ीरो है, ठीक है। तो वही बात यहाँ मेंशन है कि द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कैपेसिटर इक्वल ज़ीरो। तो कोई भी आइडियल कैपेसिटर अगर होगा तो उसकी जो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस होगी दैट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, वो ज़ीरो होनी चाहिए, ओके। एट आर एफ फ्रिक्वेंसीज, अगर फ्रिक्वेंसीज हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी और मीन्स थोड़ी हायर फ्रिक्वेंसीज हों, तो जो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस होती है इट इंक्रीजेज विथ फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, ठीक है। ये जो आर की वैल्यू है ये बढ़ जाती है जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। देखिए, एक तो रिएक्टेंस होती है, वो तो क्या कहते हैं, कम हो जाती है, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंस कम हो रही होती है, लेकिन साथ में जो आर की वैल्यू होती है कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है। वजह क्या होती है, वजह होती है स्किन इफेक्ट, ठीक है। और मे भी आप लोगों को स्किन इफेक्ट का पता हो, बट स्टिल मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जस्ट शॉर्ट फॉर्म में, कि होता क्या है कि लेट सपोज़ हमारे पास अगर ये एक वायर है, ठीक है, तो जब इसको आप करंट प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, अगर डीसी आई मीन सोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बड़े आराम से इसमें फ़्लो कर रहे होंगे, ठीक है, और सेंटर से गुजर रहे होंगे, या फिर इसका जो होल एरिया है वो यूटिलाइज़ कर रहे होंगे फ़्लो के लिए, ठीक है जी। तो जब ये बड़े आराम से इसमें फ़्लो करेंगे विदाउट एनी कोलिजन, तो इनको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो प्रोवाइडेड है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो रेजिस्टेंस होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। आप एरिया कम कर दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जितना बारीक वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना मोटा वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है। तो जब फ्रिक्वेंसी लो होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो ऑलमोस्ट होल एरिया ऑफ द वायर इस्तेमाल कर रहा होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। इस तरह से ये इसमें से फ़्लो कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो होता क्या है
कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स हायर फ्रिक्वेंसीज पे सेंटर वाला जो एरिया है इसको यूटिलाइज नहीं करते फ़्लो के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बाउंड्री की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इस तरह से फ़्लो कर रहे होते हैं। यानी कि जो स्किन है वायर का, यानी कि जो टॉप सरफेस है, ठीक है, ये इसके करीब करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जब ये इसके करीब करीब पहुंच जाएंगे और सिर्फ सरफेस पे से या स्किन के पास से ये फ़्लो कर रहे होंगे, तो इसका मतलब अब इनके पास जो एरिया बचेगा फ़्लो के लिए वो बहुत कम हो चुका होगा। और अगर एरिया कम हो जाएगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगी, एनर्जी जो होगी वो फिर ज़ाया होगी। सही है। तो ये कहलाता है क्या, स्किन इफेक्ट, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेंटर के बजाय जो बाउंड्री होती है वायर की उसके पास ज़्यादा फ्लो हो रहे होते हैं। अब ये क्यों होता है फेनोमेना, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है इसमें। तो स्किन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हायर फ्रिक्वेंसीज जब फ्लो कर रही होती हैं, ठीक है। Along with the increase in ESR, dissipative losses, that is temperature, increases as well, ठीक है। जब ESR बढ़ेगा यानी कि इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो डिसिपेटिव लॉसेस यानी कि टेम्परेचर जो होगा वो भी बढ़ जाएगा डेफिनेटली। दिस इज़ वाई RF सर्किट्स टिपिकली यूज़ हाई Q कैपेसिटर्स टू रिड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी लॉसेस। इसीलिए जब हम RF सर्किट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर हाई क्यू कैपेसिटर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो कैपेसिटर्स इस्तेमाल करते हैं जिनकी क्वालिटी क्या हो, हाई हो, ठीक है, ताकि जो हाई फ्रीक्वेंसी लॉसेस हों वो रिड्यूस हो सकें, ठीक है जी। तो जब क्वालिटी फैक्टर किसी भी कैपेसिटर का हाई होगा तो डेफिनेटली उसकी आर की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो आर की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी डिसिपेट कम होगी, यानी कि एनर्जी का लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम RF जो सर्किट्स होते हैं वहाँ पे जो कैपेसिटर्स इस्तेमाल करते हैं वो हाई क्यू वैल्यूज़ का होता है। क्यू फैक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपेसिटर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द डिज़ाइन ऑफ RF सर्किट्स। MRI imaging coils used in MRI scanners and satellite receivers and etc, ठीक है। जो क्या कहते हैं क्यू फैक्टर होता है, जो हाई क्वालिटी के जो क्यू फैक्टर जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको हम RF सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। जो MRI इमेजिंग में, जो MRI स्कैनर्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं वहाँ पर भी हम जो कैपेसिटर्स इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑसिलेशन पर्पस, वो भी हम हाई क्यू फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो सैटेलाइट रिसीवर्स होते हैं वहाँ पर भी हम हाई क्यू वैल्यूज़ के जो कैपेसिटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से दूसरे सर्किट्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ओके। ऑलराइट, डेटा शीट्स यूजुअली कोड द क्यू फैक्टर एट वन और मोर फ्रीक्वेंसीज। जो डेटा शीट्स होते हैं वो आमतौर पे क्यू फैक्टर जो होते हैं उनको मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के लिए क्यू फैक्टर जो है वो इंडिकेट करते हैं, या फिर उसमें गिवन होती है डेटा शीट्स में फॉर मोर देन वन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज। द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यूज इन क्यू फैक्टर मेजरमेंट्स इज़ 1 मेगाहर्ट्ज, लेकिन जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर आप क्यू फैक्टर मेजर करते हो 1 मेगाहर्ट्ज है। लेकिन ये लाजमी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कॉइल क्या है, सॉरी कॉइल कह रहा हूँ, नेचर ऑफ जो आपका कैपेसिटर है वो कहाँ है, कौन सा है, और किस जगह उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो ज़ाहिर है जिस जगह उसको आपने इस्तेमाल करना हो, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप उसका क्यू फैक्टर जो है वो फिर देखते हो। अच्छा जी, गुड हाई क्यू कैपेसिटर्स कैन हैव अ क्यू फैक्टर वैल्यू ऑफ ओवर 10,000 एट 1 मेगाहर्ट्ज। और अगर एक बहुत अच्छा क्यू कैपेसिटर हमारे पास मौजूद, इसकी क्यू फैक्टर वैल्यू काफ़ी हाई है, तो वो अराउंड 10,000 हो सकता है जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो, 1 मेगाहर्ट्ज हो, या फिर 1000 हो सकता है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 100 मेगाहर्ट्ज हो, ठीक है जी। तो
ये मतलब पॉसिबिलिटीज़, यानी कि इतनी हाई वैल्यूज़ की इतनी हाई क्यू वैल्यूज़ के जो कैपेसिटर्स हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं एट दीज हायर वैल्यूज़ ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, और जो एक नॉर्मल या जो एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर होता है उसका जो क्यू फैक्टर होता है वो अराउंड 50 भी हो सकता है एट 1 kHz। ठीक है, यानी कि 1 kHz पे उसकी जो क्यू फैक्टर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 50 होगी, जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कैपेसिटर होता है। The difference between a high Q capacitor and a standard capacitor is in the actual design of the capacitor as well as the materials used। ठीक है, और ये जो फ़र्क है हाई क्यू कैपेसिटर का और एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर का, ये डिफरेंस कहाँ से आता है कि जो आप मटेरियल उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हो और जो उसका कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन होता है, जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन होता है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, डिज़ाइन से मुराद डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या होगा। ठीक है, आपने जो बीच में डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया होगा वो किस नेचर का होगा। सही, फिर जिस मटेरियल का आपने अपने प्लेट्स बनाई हैं कैपेसिटर की वो किस मटेरियल की हैं, तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड करता है क्यू वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर। Then all connections and pins are kept as short as possible to reduce resistance. Definitely, to increase the value of Q, we need lowest value of R। अगर आप Q बढ़ाना चाहते हो Q वैल्यू, तो फिर आपको R कम करना होगा। तो R किस पर डिपेंड करता होता है, मटेरियल पे, यानी कि मेटेलिक वायर की रेजिस्टेंस हो गई, लेग्स की, ठीक है, इंटरनल वायरिंग की। तो ये तमाम चीज़ें फिर आप क्या करते हो, जितना शॉर्ट लेग हो उतना आप बेहतर होता है कि आप उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, एंड आर मेड फ्रॉम लो रेजिस्टेंस मटेरियल सच एस कॉपर, और उनको किसी अच्छे मटेरियल से इस्तेमाल करें, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, या बनाए मैन्युफैक्चर करें जिसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो, जैसा कि कॉपर वगैरह। मोस्ट हाई क्यू कैपेसिटर मैन्युफैक्चरर्स ऑफर मल्टी लेयर सिरेमिक चिप कैपेसिटर्स। ठीक है, जो अच्छे क्यू कैपेसिटर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर चिप कैपेसिटर्स जो हैं वो बनाते हैं, विच आर स्मॉल एंड स्टर्डी, जो कि छोटे भी होते हैं साइज़ में और मजबूत भी होते हैं, हैव अ लॉन्ग लाइफ टाइम, उनका जो लाइफ टाइम होता है वो भी ज़्यादा होता है। टाइट टॉलरेंस, उनकी टॉलरेंस भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, यानी कि कम होती है, उनकी वैल्यू ज़्यादा वेरी नहीं होती। एंड ग्रेट स्टेबिलिटी ओवर टाइम, और टाइम के साथ जो है वो स्टेबल भी रहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, डिग्रेडेशन नहीं होती। प्रोवाइडिंग हाई क्यू वैल्यूज़, और उनकी जो क्यू वैल्यूज़ होती हैं वो भी हाई होती हैं इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के साथ। बट आर ऑफन लिमिटेड टू अ फ्यू टेंथ्स ऑफ पिकोफैरेड, लेकिन मसला क्या है कि उनकी जो वैल्यू होती है वो पिकोफैरेड्स में होती है, फ्यू टेंथ्स ऑफ पिकोफैरेड्स। सच कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड एट फ्रिक्वेंसीज ऑफ अप टू 20 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, और इनकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि इनको इस फ्रीक्वेंसी की रेंज तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कितना है, 20 गीगाहर्ट्ज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है, विच इज़ सफिशियंट फॉर मोस्ट आर एफ एप्लीकेशंस, जो कि डेफिनेटली काफ़ी होता है आर एफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करने के लिए। ओके, नाउ क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया दैट वाज रिलेटेड टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर। नाउ वी हैव मूव टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर, और अगेन इसको हम Q से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी इंडक्टर possesses a small resistance in addition to its inductance। ठीक है, जितने भी इंडक्टेंस होते हैं उसमें सिर्फ इंडक्टेंस नहीं होती, साथ में एक रेजिस्टेंस भी शामिल होती है। ठीक है, द लोअर द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर द बेटर द क्वालिटी ऑफ द कॉइल। तो बिल्कुल वैसा ही जाके जैसे कैपेसिटर था वैसा ही इंडक्टर्स में भी होता है कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम कर दोगे उतना ही अच्छी क्वालिटी का क्या होगा, हमारे पास कॉइल होगा या फिर इंडक्टर होगा। The quality factor or the Q factor of an inductor at the operating frequency omega is defined as the ratio of reactance of the coil to its resistance। ठीक है, जिस तरह से वहाँ पर हमारे पास था क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर, वैसा कैपेसिटर वैसा ही इंडक्टर में भी होता है कि अगेन इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द कॉयल एंड द रेजिस्टेंस। वहाँ पर रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर था और उसकी रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ पर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है और उसकी रेजिस्टेंस है। तो जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो Q इज़ इक्वल्स टू एक्स एल ओवर आर होता है, और एक्स एल बराबर किसके होता है, ओमेगा एल के होता है, आर तो आर ही होता है। ठीक है, तो अगर हमारा एक इंडक्टर आइडियल होगा,
तो इसका मतलब उसकी जो सीरीज़ रेजिस्टेंस होगी या उसकी इनहेरेंट रेजिस्टेंस होगी वो ज़ीरो होगी। अगर आर ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा जो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉयल होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मीन्स हमारा कॉयल या हमारा जो इंडक्टर है वो इनफाइनाइटली एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रहा या फिर लॉस्ट नहीं कर रहा। वो तमाम की तमाम एनर्जी जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, राइट। एज द यूनिट ऑफ बोथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, अगेन हमारे पास जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होती है उसकी यूनिट्स हमारे पास क्या है, ओम है। तो यहाँ पर जो Q है अगेन इट विल बी अ डायमेंशनलेस रेशियो। We can also define the Q factor by this expression, which is the maximum energy stored per cycle divided by energy dissipated per cycle। यानी कि जब फ्रिक्वेंसी वेरी हो रही होती है तो एक साइकिल में कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होती है और कितनी डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब एनर्जी राइज होती है या जो फॉल हो रही होती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स हमारे पास जब आते हैं, जो साइकिल्स होती हैं, तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही होगी। ठीक है, और कितनी उस इंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से डिसिपेट हो जाएगी। तो डिसिपेट होने वाली एनर्जी बेसिकली लॉस एनर्जी होगी, लॉस्ट एनर्जी होगी। तो लॉस नहीं होगा तो इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी कहाँ जा रही होगी, वो फिर स्टोर हो रही होगी। ठीक है, ओके। हाई क्यू इंडक्टर्स आर यूज्ड विद कैपेसिटर्स टू मेक रेजोनेंट सर्किट्स इन रेडियो ट्रांसमीटर्स। हमारे पास जो रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं, आरएफ सर्किट्स होते हैं, तो उनमें हम हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टर और हाई क्वालिटी ऑफ कैपेसिटर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ पे ट्रांसमीटर्स को ट्यून करना होता है या हमें सेंड करना होता है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का इंडक्टर होगा और कैपेसिटर होगा, यानी कि उनकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, उतना ही फाइनली और नैरो बैंड पे वो ट्यून होंगे या शार्पली ट्यून होंगे। ठीक है, और उनका जो एनर्जी का लॉस होगा या जो उनमें डेविएशन आएगी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द एनर्जी, वो भी क्या होगी, वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम हाई क्वालिटी के इंडक्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं रेडियो ट्रांसमीटर्स में, तो हमारा जो क्या कहते हैं बैंडविड्थ होती है वो बहुत नैरो हो जाती है। मीन्स हम बहुत शार्प फ्रिक्वेंसी रेंज में क्या करते हैं, ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं किसी भी रेजोनेंट सर्किट में। और आपको शायद याद हो, आपने जब ईएनए पढ़ा होगा तो उसमें आपने लॉसलेस सर्किट पढ़ा होगा, जिसमें पैरेलल में इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस शामिल नहीं होती। तो डेफिनेटली वो हम आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर अज्यूम कर रहे होते हैं। तो अगर उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी तो एनर्जी क्या होगी, वो कंटिन्यूसली इंडक्टर से कैपेसिटर और कैपेसिटर से वापस इंडक्टर में ट्रांसफ़र होती रहेगी। यानी कि जो सर्किट होगा वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा, चार्ज एंड डिस्चार्ज, चार्ज एंड डिस्चार्ज। यानी कि एक कंपोनेंट चार्ज होगा, दूसरा डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दूसरा चार्ज होगा, फिर पहला वाला डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूसली ये जो है चलता रहेगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट में, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो इंडक्टर हो, रेजिस्टेंस मौजूद होगी, तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगी, उस एनर्जी को जो कि कैच कैच खेली जा रही थी, ग्रेजुअली उसको डिसिपेट करती रहेगी, यानी कि हीट में कन्वर्ट करती रहेगी। तो आपकी एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होती रहेगी, इन अदर मीन्स वो ज़ाया हो जाएगी। और कुछ देर के बाद जो कैपेसिटर का जो ऑसिलेशन था वो डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो हमारा जो सर्किट होगा वो हीटअप भी नहीं होगा। ठीक है, गर्म भी नहीं होगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी भी नहीं। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम सर्किट्स को बना रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रेड ऑफ होती हैं। अगर आप हाई क्वालिटी के कैपेसिटर इंडक्टर इस्तेमाल करोगे, डेफिनेटली दे विल कॉस्ट लिटिल बिट मोर। तो कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ्स तो होते ही हैं। एनीवेज, at low frequencies and within limits, increasing the number of turns n improves Q because L varies as n square while R varies linearly with n। ठीक है, अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी की लिमिट्स में इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स n, अगर हम किसी भी इंडक्टर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है Q को।
सही। यानी कि अगर हम n इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या चीज़ इम्प्रूव हो जाती है, q इम्प्रूव होती है। बिकॉज बिकॉज l वेरीज एस n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि l और n का जो रिलेशन है वो n स्क्वायर का है। ठीक है, जबकि जो l का और r का है रिलेशन वो क्या है, सीरीज आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि अगर आप l इंक्रीज़ करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली r भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक n की वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम लेट सपोज, चले मैं इसको क्लियर कर थोड़ा सा बेहतर कर दूं कि l जो है वो बढ़ता है कब, n स्क्वायर की वैल्यू से। तो अगर हम n की वैल्यू 2 सेलेक्ट करते हैं तो l क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। जबकि l जो है, ठीक है, उसका रिलेशन, सॉरी n के साथ जो है रिलेशन जो है हमारा r का, n का और r का, सारे जब हम n बढ़ाएंगे तो क्या होगा, n बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी। ठीक है ना, n बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हम n बढ़ाते हैं तो इसका रिलेशन r के साथ क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो ये सिंगल टाइम बढ़ेगा, लेकिन जो इंडक्टेंस है, दिस इज इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस जो होगी वो स्क्वायर की टर्म में बढ़ेगी और जो रेजिस्टेंस होगी वो लीनियरली बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल होता है या इंडक्टर होता है वो ज़्यादा बढ़ता है बनिस्बत किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो इस फैक्ट को जहन में रखिएगा। ओके, तो हमारा जो क्वालिटी फैक्टर था दोनों का, इन कैपेसिटर और इंडक्टर का, वो बस इतना ही था। ठीक है, बाकी इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बट जाहिर है अब हमने ये तो नहीं करना ना, सिर्फ बहुत कुछ बाकी है अभी। तो आगे फिर हम दूसरी चीज़ करेंगे जो कि बेसिकली क्या है, मैक्सवेल वेन ब्रिज है। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल वेन ब्रिज में डेफिनेटली मैक्सवेल वेन ब्रिज और हेस ब्रिज है, ये हम आगे देखेंगे, तो उसमें क्वालिटी फैक्टर का भी काफ़ी रोल होता है। तो इसलिए बेहतर समझा मैंने कि आप पहले जो क्वालिटी फैक्टर है वो डिस्कस कर लिया जाए। ओके।